वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंडर के बारे में। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये रिलेट करता है, आपको मिलेगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको ये टॉपिक मिलेगा। प्लस इसके अलावा आपको ये टॉपिक क्वांटिटी सर्वेइंग जैसे सब्जेक्टों में या फिर प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी आपको ये टॉपिक जो है आपको मिलेगा टेंडर के नाम से टॉपिक। तो विदाउट डिले वी स्टार्ट इट। तो मेरी प्रेजेंटेशन का ये बेसिक आउटलाइन है जो कि मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट फ्रॉम द जनरल, देन टर्मिनोलॉजी रिसेंबलिंग टेंडर, देन आफ्टर दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर, देन which document we are using in tender, then after that few terminologies and then end with the references. ओके, सो अगर हम जनरल एक बात करें कि क्या होता है एक टेंडर, तो अगर हम टेंडर की बात करें इन द टर्म ऑफ आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग, तो टेंडर क्या होता है कि टेंडर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग कि टेंडर जो है वो बनाता है एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, एक सर्वेयर, लेकिन वो बनाता है बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, बिहाफ ऑफ द ऑनर। तो मतलब बनाने वाला जो पर्सन होता है दैट इज द आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सर्वेयर, बट वो बिहाफ ऑफ द जो है क्लाइंट के बिहाफ पे वो बनाता है। ओके, अब टेंडर क्या वर्क करता है बेसिकली? तो टेंडर इज जस्ट इज नथिंग बट एन एक ऑफर होता है जो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक ऑफर देती है एक तरीके से। और वो ऑफर क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफाइड काम को एक स्पेसिफाइड कॉस्टिंग पे एग्जीक्यूशन करना, इट्स कॉला टेंडरिंग। ओके, तो मतलब कोई हमको एक काम करवाना है, तो उस काम को करवाने के लिए अ, एक स्पेसिफाइड कॉस्ट जो कि हमारा बजट है या फिर जो एक रूल रेगुलेशन के थ्रू होता है, ठीक है, करवाना, उसको कंप्लीट करवाना। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड द टेंडरिंग। ओके, उस टेंडरिंग डॉक्यूमेंट में हमारा एक्सटेंट ऑफ द वर्क होता है, लाइक कि वर्क में क्या क्या कहाँ से कहाँ तक हमको करवाना है, स्टार्ट कहाँ से होगा, खत्म कहाँ पे होगा। तो वो वर्क प्लान प्लस उनकी डिटेल्स, ये सब चीज उसमें एक सील में मतलब जो है वो मेंशन होती है। ओके, फिर उसके बाद हमारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, बिडिंग एंड देन आफ्टर दैट, लेकिन जो टेंडर जो होता है वो यही काम करता है। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि टेंडर में हम जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है, जब भी इनवाइटिंग करें टेंडर, तो उसको ये चेक करना पड़ता है कि उसमें जितने भी प्लान्स हैं, जो भी हमारे ड्राइंग्स हैं, वो और उनके स्पेसिफिकेशन हैं, उनकी जो डिटेल है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और क्लियर एकदम करेक्ट होनी चाहिए ताकि आगे चल के डिस्प्यूट्स ना हो। देन आफ्टर दैट बिल ऑफ क्वांटिटीज, मटेरियल के करके जितना एक्यूरेट हो सके उतना उसमें होना चाहिए। देन थर्ड वन, कोई अगर स्पेशल कंडीशंस है तो वो जो चीजें हैं वो उसमें ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए हमारे टेंडर्स में। ओके, अब इसके बाद करते हैं टर्मिनोलॉजी लेवल टू रिसेंबलिंग टू टेंडर, तो कोटेशन ऑफ वर्क। तो कोटेशन ऑफ वर्क क्या होता है कि किसी भी एक स्पेसिफाइड काम को किसी स्पेसिफाइड प्राइस पे हमको उसको करवाना, दैट इज कॉल्ड द कोटेशन, जो है वो कहलाता है कोटेशन ऑफ वर्क। उस काम को करवाने के लिए कोटेशन कहलाता है। ओके, सो इट्स अ स्मॉल, तो देन अनदर वन टर्म जो होता है इनविटेशन टू टेंडर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो जो टेंडर होता है, उस टेंडर को बनने के बाद, उस डॉक्यूमेंट को बनने के बाद हमको इनवाइट करना, इनविटेशन टू टेंडर, कि कैसे उसमें कॉन्ट्रैक्टर आके जुड़ेंगे या अपनी बिडिंग करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम इनविटेशन टू टेंडर कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है वो तीन तरीके का होता है। जैसे फर्स्ट वन इज द प्राइवेट इनविटेशन, सेकंड वन इज द पब्लिक नोटिस एंड थर्ड वन द बाय नेगोशिएशन। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो प्राइवेट इनविटेशन जो होता है, तो इसमें क्या होता है, जो लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं, पैनल में होते हैं, वो लोग अपने नोन पर्सन जो कि दे नो कि हाँ ये उस काम के लिए एक्सपीरियंस पर्सन है, ना कि कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि ये है ना। तो बट उनको एज अ नोन, एज अ उनके ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्क स्किल के बेसिस पे, तो ऐसे लोगों को दे विल इनवाइट एंड आफ्टर वो उनको प्राइवेट इनविटेशन देते हैं। देन आफ्टर द प्राइवेट इनविटेशन दे आर डूइंग द, दे आर टेकिंग द
contract or tendering process, and then after that the tendering process, the lowest bidding they have selected, or maybe panel deciding to this ना। तो बहुत सारे टर्म्स एंड क्लॉज होते हैं। तो लेकिन जो ये प्रोसेस होता है कि हम प्राइवेटली इनविटेशन बेसिस पे कुछ ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और नोन में होते हैं, उनको इनवाइट करके टेंडर करना, वरना दैट इज कॉल्ड द अंडर प्रोसेस ऑफ द बाय प्राइवेट इनविटेशन। इस टाइप के इनविटेशन का एक फायदा भी होता है कि इसमें से जो अनसीरियस, थोड़े से सीरियस लोग नहीं होते हैं, तो वो जो क्राउड होता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो जो है हमारा छट जाता है। और इससे एक हमको ये भी पता होता है कि जो वर्क क्वालिटी है और जो वर्क स्किल है वो भी हमारी उस वर्क की अच्छी होगी, क्योंकि बिकॉज वी नो उनको हम फर्स्टली पहले से ही जानते हैं। तो इसलिए ये कुछ हद तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा हेल्पफुल होता है। ओके, इसमें जो इनएक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं वो ऑलरेडी इसमें इंटर नहीं हो पाते इस कॉन्ट्रैक्ट लाइन में। ओके, देन द सेकेंड वन, पब्लिक नोटिस। तो ये बहुत सिंपल है, हम लोग न्यूज़पेपर में भी देखते हैं ऑलवेज टेंडर नोटिस। तो इसमें डायरेक्टली क्या होता है, किसी पब्लिक मीडिया के माध्यम से उस टेंडर की नोटिस को हम लोग जो है पब्लिश करते हैं। आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ द दैट नोटिस, देन द कॉन्ट्रैक्टर फिल द फॉर्म एंड देन एवरीथिंग डू द एज द रिक्वायरमेंट, देन आफ्टर दिस सबमिटिंग द टेंडर कॉपी, एंड देन the next process is the start. So the first one is the private and the second is the public notification, and the third one is called the negotiation. तो इस वाले केस में हम लोग का क्या होता है, जनरली हम लोग सबसे पहले जो है एक लाइक कि एक जो बिल्डिंग की कॉस्ट या जो भी है उसको हम लोग पहले फिक्स करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट जो है जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बुला करके कॉल करके देन उनको उनके बेसिस पे कि लाइक जो एसओआर में मेंशन होते हैं लेट रेट्स, तो उसके बेसिस पे हम लोग उनसे उनसे थोड़ा कम या ज़्यादा पे जो भी एक नेगोशिएशन बेसिस पे बातचीत करके जो है हम जो है टेंडरिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये जो थर्ड वन होता है वो हमारा नेगोशिएशन बेसिस पे होता है। ओके, देन आफ्टर दैट जो है हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंडर क्लासिफिकेशन, या हम टाइप्स ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, नेचर ऑफ टेंडर। तो इसमें जो टेंडर है वो मैंने इस तरह मेंशन किया हुआ है। तो जो फर्स्ट ए और बी है कि उसमें फर्स्ट जो है वो आइटम रेट टेंडर है, यानी कि आइटम को स्पेसिफाइड के लिए जो टेंडरिंग प्रोसेस होगा वो। सेकंड वन इज द शेड्यूल ऑफ रेट विद परसेंटेज अप एंड डाउन। देन सेकंड जो है उसमें लमसम टेंडर और लमसम परसेंटेज टेंडर होता है। थर्ड वन कॉस्ट प्लस परसेंटेज एंड कॉस्ट प्लस फी टेंडर, सेम ही है। देन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी टेंडर, देन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी विद बोनस एंड पेनल्टी टेंडर। देन फोर्थ वन इज द लेबर टेंडर एंड फिफ्थ वन इज द टेंडर फॉर डेमोलिशन वर्क। चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं। आइटम रेट टेंडर, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क के लिए टेंडर हम लोग निकालते हैं। इसमें जो है आइटम ऑफ वर्क क्या होना है, उसकी क्वांटिटी जो है वो फुल्ली डिस्क्राइब्ड होता है उसके साथ, क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है। और जो क्वांटिटीज होती हैं वो ऑलवेज अप्रोक्सीमेट होती हैं। ओके, तो जो है इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसमें ये एक लाइक कि हमारे जो बिल्डिंग होती है उसमें कई सारी चीजें होती है। लाइक हम पहले एक मटेरियल मंगाने का वर्क करते हैं, तो वो जो मटेरियल वाला रोल है वो हमारा इन टेंडरों के जैसे होता है कि जिसमें उनके अमाउंट फिक्स नहीं होती, बट ये फिक्स होता है कि हम इतने रुपए पर यूनिट के बेसिस पे ये मटेरियल का चार्ज करेंगे। तो देन उसी चीज को वो एज मल्टीप्लाई करके वो जो है चार्ज करते हैं। कुछ इस तरीके का ये होता है। ओके, तो ये जो इस टाइप का टेंडर है वो जनरली हर तरीके के लिए सुटेबल होता है। बिल्डिंग, ब्रिजेस, कलवर्ट, सीवर लाइन, रोड वगैरह, मैंने सिविल वर्क और आर्किटेक्चरल वर्क बोथ के लिए ये सिविल वर्क के लिए, कंप्लीट सिविल वर्क के लिए ये सुटेबल होता है। ओके, अब इसी का ही सेकंड पार्ट है शेड्यूल ऑफ रेट विद परसेंटेज अप और डाउन। अब क्या होता है कि आइटम ऑफ रेट्स में देयर आर फ्यू कुछ ऐसे बेसिक मटेरियल होते हैं या कुछ बेसिक ऐसे जिनमें क्या होता है राइज एंड फॉल होता है, उनके रेट में फ्लक्चुएशन होती है। तो उस केसेस में जब हम टेंडरिंग प्रोसेस होता है तो उनका जो राइज और फॉल है प्राइसिंग का, उसका हमको उसमें परसेंटेज जो है वो मेंशन करना होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द वो बिलो द प्राइस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ रेट्स।
ओके। तो ऐसे कुछ मटेरियल हैं जो कि ऑलरेडी हमारे जिनके जो दाम है वो फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे ब्रिक का भी दाम सीजन वाइज चेंज होता है, सीमेंट का भी, सैंड का भी। तो ये जो होते हैं उसके लिए हमारा ये हेल्पफुल होता है, बट इसमें जो वैल्यूज होती है वो हम परसेंटेज में लिखते हैं, ना कि जो राइज एंड फॉल, ना कि इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके। देन सेकंड वन इज द लंप सम टेंडर। तो जो लंप सम टेंडर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टेंडर होता है बेसिकली वो सप्लाइंग ऑल द मटेरियल एंड लेबर्स, ठीक है, फॉर अ फिक्स लमसम और एट अ फिक्स रेट प्राइस पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब जैसे कैसे इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, इजी करते हैं, कि अगर हमको ये घर बनाना है, तो जो जनरली हमको एक किसी घर या फिर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो जब हम उसको मेजर करना होता है फॉर कॉस्ट है, जब टोटल मटेरियल बेसिस पे या मटेरियल लेबर सब मिला के, तो हम लोग जो है फेरों में ऐसे गिनते हैं कि 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, या 40,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, ऐसा कुछ हम लोग इस तरीके की यूनिट को यूज करते हैं। और ऊपर का जो हमारा रूफ का एरिया होता है, देन उसको हम लोग मेजर करके देन वी मल्टीप्लाई बाय द मनी। तो लमसम टेंडर जो होता है वो कुछ ऐसा ही अमाउंट होता है कि देन वी फर्स्टली फिक्स कि हाँ हम मटेरियल और लेबर कॉस्ट के साथ हम इतना कुछ पैसा हम जो है खर्च करेंगे। तो उसी को ही हम लोग लमसम टेंडर करते कहते हैं, कि जिसमें हम यूनिट के बेसिस पे जो है अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, कि हम जो है 4,000 पर जो है रेट जो है पर स्क्वायर फीट जो है वो हम रेट देंगे, या 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर देंगे। ऐसा कुछ जो है हम लोग एक रेट फिक्स कर देते हैं, देन आफ्टर दैट उसमें वो हमारा मटेरियल लेबर जो है वो सब चीज कंक्लूड होता है। तो इस टाइप के टेंडर प्रोसेस को हम लोग लमसम टेंडर बोलते हैं। अब इसी के ही दूसरा पार्ट है लमसम परसेंटेज टेंडर। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने उस चीज को उस टेंडर को लिया, देन आफ्टर दैट उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस काम को, जो हमारी स्पेसिफाइड डेट होती है या जो ड्यू डेट होती है, उससे वो पहले काम खत्म किया। तो हमको क्या होता है कि उसको जो है हमको एक ग्रांटेड बोनस देना होता है जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके। तो इसी को ही हम जो है लमसम परसेंटेज टेंडर बोलते हैं। ओके। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग जब कभी डिटेल में होंगे तो डिस्कशन करेंगे। देन द थर्ड वन इज द कॉस्ट प्लस परसेंटेज या कॉस्ट प्लस फी टेंडर। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में जो है जनरली जो टेंडर थे वो हमारे मटेरियल बेसिस के लिए थे। सेकंड में अगर हम लोग देखें तो उसमें लेबर और मटेरियल दोनों आया। अब इसमें क्या होता है कि हम जो कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं वो एज अ अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो हमको उस प्रोजेक्ट के लिए देता है, और हम उस प्रोफेशनल सर्विस के लिए जो है एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो हम जो है उसको देते हैं। ओके। एज अ प्रॉफिट, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस के लिए। ओके। तो इस टाइप के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सॉरी टेंडर्स होते हैं, तो हम उसको जो है कॉस्ट प्लस परसेंटेज बोलते हैं। ओके। जिसमें हम उसको इसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए इसको ये परसेंटेज देते हैं। अब इसी में ही सेकंड जो होता है कॉस्ट प्लस फिक्स फी टेंडर। तो इसमें क्या होता है, इट्स अ कंप्लीटली सेम, बट इसमें एक अंतर होता है कि जो हम अ, उसको लाइक जैसे उसमें क्या था फर्स्ट वाले में कि हम उसको कुछ परसेंटेज ऑफ फिक्स फी देते थे, बट यहाँ पे हम उस कॉन्ट्रैक्टर को एज अ नॉट ऑफ परसेंटेज ना दे करके एक फिक्स फी, कि हम इतना पैसा हम उसको उसकी सर्विसेज के लिए जो है वो देंगे। तो अगर हम वो फिक्स फी अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, देन वी से प्रोसेस ऑफ द टेंडर कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी टेंडर। अब इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर की जो फीस होती है, जो हम उसकी फिक्स फी होती है, उसमें ये चीजें ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं, जिसमें उसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, उसकी जो स्किल, एनर्जी और जो भी ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का फुल टाइम सुपरवाइजर साइट पे होना जरूरी है, देन कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस ऑन साइट उसमें, देन कॉन्ट्रैक्टर के लीगल एक्सपेंसेस, और अगर वो कोई अमाउंट इन्वेस्टेड करता है वहां पे तो उसमें जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो भी सब उसमें जो है इंक्लूड रहता है उस फीस में। ओके। द थर्ड वन इज द कॉस्ट प्लस फिक्स फी विद बोनस एंड पेनल्टी टेंडर। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है,
और उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने एज अ स्टैंडर्ड के अंडर में वर्क कर रहा है, तो उसमें प्रोजेक्ट की एक सबमिशन डेट या ड्यू डेट होती है कि इस टाइम तक काम खत्म होना चाहिए। तो अगर वो सेम डेट तक वर्क खत्म होता है, कंप्लीट होता है, देन ऑन दैट केस जो है कॉन्ट्रैक्टर पे कोई भी बोनस और कोई भी पेनल्टी नहीं होती है। ओके, बट इन द केस कि अगर वो प्रोजेक्ट ड्यू डेट से कुछ वीक पहले या कुछ मंथ पहले या कुछ ईयर पहले खत्म हुआ, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जिस एग्रीड फीस पे होता है, मतलब ये दोनों के बीच में एक एग्री फेसेस होते हैं दोनों पार्टी के बीच में, तो हम उसको कुछ अमाउंट ऑफ द परसेंटेज जो है उसकी फीस का जो है, जो हमारी फीस तय हुई एग्रीड, उसका कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है एज अ बोनस देते हैं। तो वो जो बोनस अमाउंट होता है वो 1 टू लेकर के 50% तक वो बोनस अमाउंट हो सकता है। ओके, तो वो एज अ बोनस का पार्ट हो गया। जो थर्ड कंडीशन होता है इसमें कि अगर उसका एक ड्यू डेट की जो डेट होती है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेट होती है, तो उस डेट के बाद अगर वो प्रोजेक्ट रनिंग में रहा, देन उस केस में जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनाल्टी करते हैं। उस केस में जो है पेनाल्टी होता है। अब वो पेनाल्टी का जो डिडक्शन होता है वो दोनों पार्टी के एग्रीड के बाद जो है वो हमारा जो मैक्स टू मैक्स हो सकता है वो 60% उसकी फीस का जो है वो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है डिडक्शन जो है। तो ये होता है हमारा कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी विद बोनस एंड पेनल्टी टेंडर। ओके, अब ये फोर्थ वन इज कॉल्ड अ लेबर टेंडर। तो लेबर टेंडर मतलब यहाँ पे हम जो है मटेरियल और उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल जब हमारे जो लेबर रिसोर्सेज और टूल रिलेवेंट जो उससे लगते हैं उनको टेंडर के लेके बात होगी। इस वाले केस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो एग्री करता है कि कंप्लीट लेबर वर्क ऑफ ऑल आइटम जो है वो उसके अंडर होगा, उसका रेट सपोर्टेड बाई जो होगा वो उसमें, ठीक है। देन उसी में ही कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सप्लाई करेगा सारे टूल प्लांट्स, स्कैफ फोल्डिंग, सेंट्री मटेरियल एंड नीड्स वगैरह जो भी है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसमें सप्लाई करेगा। ओके, अब इस केस में जो ऑनर होता है वो सप्लाई करता है ओनली मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन लेवल एंड सेटिंग आउट ऑफ द वर्क। ओके, इस केस में ये भी होता है कि जो ऑनर होता है वो एक क्लोज वॉच रखता है मटेरियल के यूजेस जो कि कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे होते हैं मटेरियल, उसके ऊपर एक क्लोज वॉच रखता है। ओके, बिकॉज एक रीजन ये भी होता है उस केस में कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जो वेस्टेज को लेकर के कंसर्न नहीं होते हैं, तो उसमें जो ज्यादा मटेरियल जो है हमारा जाता है, तो उस केस में ऑनर जो है उस पर क्लोज वॉच रखता है इन द केस ऑफ मटेरियल। Then another one is the tender for demolition work। तो अभी तक जितने थे वो सब हमारे न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के थे। अब अगर हमें डेमोलिशन करना है किसी बिल्डिंग का, तो उसके लिए जो हमारा टेंडर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होता है। बाकी सब में हम टेंडरिंग में हम जनरली लो बिडिंग वालों को सेलेक्ट करते हैं, बट इस केस में क्या होता है जो हाई बिडिंग करता है उसको लेते हैं, क्योंकि रीजन ये होता है जब बिल्डिंग को हम डेमोलिशन करते हैं तो जो उसके मटेरियल है वो मटेरियल को एज हम लोग उसको एज अ रिसाइकलिंग मटेरियल के जैसा उसको यूज किया जाता है मार्केट में, तो उसका वो कॉन्ट्रैक्टर हमको पे करता है। तो उस केसेस में जो है हमारा जो सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा उसका टेंडर जनरली हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब भी इसका टेंडर हो डेमोलिशन का, तो उसमें दो तीन चीजें देखनी होती हैं कि उसको हमें डेमोलिशन किस लेवल तक करना है, ग्राउंड लेवल तक, प्लिंथ लेवल तक, या फिर रोड लेवल तक, ये चीज मेंशन होना चाहिए। सेकंड चीज, जो भी हमारा अमाउंट है वो बिफोर द पोजीशन जो हम उसको दें डेमोलिशन करने के, उससे पहले हमको एडवांस में ले लेना। प्लस जो भी हमारा वो डेमोलिशन का मटेरियल है, डेमोलिशन उसकी जो कार्टिंग का है वो भी उसी में ही इंक्लूड होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर में ही इंक्लूड होता है। तो ये होता है हमारा टेंडर फॉर डेमोलिशन वर्क। अब जो टेंडर के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की जो कंप्लीट फाइल होती है उसमें ये तरीके के 9 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द टेंडर नोटिस। तो ये डिपेंड करता है ये प्राइवेटली किया है उसके बेसिस पे या फिर पब्लिक है, तो वैसी नोटिस जो होगी वो यहाँ पे कोई स्पेशल नोटिस उस टेंडर की या वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन लेटर ऑफ ऑफर, जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट को मिलेगा तो उसका जो लेटर होगा कि आपको जो ऑफर किया जा रहा है, तो वो लेटर ऑफ ऑफर जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट होगा। देन आफ्टर दैट स्पेशल कंडीशन लाइक कोई सॉइल या किसी रिलेवेंट में है तो उसकी कंडीशन हम यहाँ पे मेंशन होगा। देन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद कंडीशंस। ओके,
कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कंडीशन हो, उसके लिए वो फॉर्म सारे मेंशन होंगे। देन जनरल स्पेसिफिकेशन होगा उस ड्राइंग का कंप्लीटली। देन उसका एक पूरा सेट होगा बिल्डिंग प्लान्स का। देन एक सेट होगा पूरा आरसीसी प्लान जो भी है हमारे लगने वाले उनका अलग से होगा। देन उसमें लगने वाले बीओक्यू यानी जो भी मटेरियल लगना है उनका बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या होगा, उसका एक पूरा सेट होगा। ये कुछ सैंपल है, मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। तो दिस इज द टेंडर नोटिस है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एट जुहू में उसका एक ये टेंडर नोटिस है। देन ये स्पेशल नोटिस है। ओके, इस तरीके से मेंशन है, इसमें काफी सारे रूल्स एंड क्लॉज। तो इस तरीके के नोटिस को स्पेशल नोटिस बोलते हैं। देन दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर जो कि हम कॉन्ट्रैक्टर के लिए करते हैं आफ्टर द बिडिंग जो है सक्सेसफुल मिलने का। देन वर्क ऑर्डर लेटर, उसको काम किया उस चीज का वो वर्क ऑर्डर लेटर। देन फॉर्मेट ऑफ द लेटर ऑफ थैंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ये हम द क्लाइंट के थ्रू ये प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, देन अब हम जो है लास्ट चीज देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अर्नेस्ट मनी क्या होती है पहले हम लोग समझते हैं कि टेंडर का जो फॉर्म है वो हर एक लोग जेन्युइननेस भरें कॉन्ट्रैक्टर, तो उसके लिए एक हम मनी जो है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है हम वो मनी टेंडर से चार्ज करते हैं जिसको हम लोग अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। अब वो जो अर्नेस्ट मनी होती है वो हम जितने भी अप्लीकेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर उन सब से वो मनी चार्ज की जाती है। और वो जो मनी होती है वो हमारी 1 से 2% होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि प्रोजेक्ट की होती है उसका। ओके, तो इसमें उस अमाउंट को हम लोग 1 से 2% अमाउंट को हम लोग ही अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। अब इसमें आगे का प्रोसीजर ये है कि आफ्टर द बिडिंग जो है जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो मिलता है, तो आफ्टर द डिस्कशन विद द पार्टी तो इस अमाउंट को वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में या तो वो ट्रांसफर कर देते हैं या तो फिर अलग से लेते हैं। और बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर की जो जमा होती है अर्नेस्ट मनी उनको वो रिफंड कर दिया जाता है। ओके, तो इसी को ही हम लोग अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। देन सेकंड वन इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट केवल उसी कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है जिसका का वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट जो है वो पास होता है बिडिंग करके, जिसको मिलता है लेटर ऑफ ऑफर। तो उसमें ये रूल होता है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो 2 से 5% के आसपास जो है उसके बीच में जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर को करना होता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें सीरियसनेस वर्क को लेकर के होती है। तो जिस पे दोनों लोग राजी हो कॉन्ट्रैक्टर वो एक अमाउंट जो है सेलेक्ट किया जाता है। अब इसमें से जो वो अमाउंट है हो सकता है कि वो अर्नेस्ट मनी वाले को भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर अगर उसमें से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस अमाउंट को जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है रिटर्न करना पड़ता है। ओके, सेटिस्फेक्शन होने पे प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस पे है ना, तो ये जो है अमाउंट वो कॉन्ट्रैक्टर को आखिरी में जब पूरा रिटर्न हो जाए कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट देन आफ्टर दैट उसको रिटर्न करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये एक डिफरेंस है अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट में। ओके, so this is the last slide and this is my reference. I have taken a fully presentation from this book and this is a very famous and very important book because no one write the professional practice book for the architects. So this is a very single book only for the architects and engineers. The professional practice by Roshan H. Namawati. So you can refer this book, even you can purchase this book. Okay. Thank you so much. And if you want this presentation, so please check my description, video description. So you got a drive link so you can freely access this. Thank you so much.